नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की खेती अपने देश के कई राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में मुख्य रूप से की जाती है और किसानों को इस साल सरसों का बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। आज हम आपको ऐसे ही प्रगतिशील किसान प्रीत सिंह भोगल से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने सरसों की खेती कर अधिक उत्पादन लेकर अच्छा लाभ कमाया है और वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सरसों की खेती करके अच्छी आय कमाई है। इस समय हमारे क्षेत्र में प्रमुखता से सभी किसान भाई रबी के मौसम में अच्छी फसल तिलहन में सरसों, राई, रायड़ा ये अगर लगाते हैं तो फायदे में जाएंगे। मैंने 20 एकड़ ज़मीन में राई की फसल लगाई थी और मुझे उसका उत्पादन लगभग 7 से 8 कुंटल 9 कुंटल तक आ जाता है और बाज़ार भाव 6,000 से लेके 7,000 और कभी 8,000 रुपये कुंटल भी मिल जाता है। अमूमन हम मान के चलें कि अगर हमारे खेत में 7 कुंटल प्रति एकड़ फसल निकली और उसको 6,500 के भाव में बेचना पड़ा तो लगभग 45,500 की फसल बिक जाती। बिजाई, बीज उपचार, खाद, कटाई, थ्रेशर, मंडी ले जाना, सब मिला जुला के 10 से 11,000 रुपये करीब आता है। तो जब आप राई की खेती करेंगे तो 1 एकड़ में आपको औसतन 35,000 रुपये करीब मुनाफा मिला और 20 एकड़ में लगभग 7 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा इस वर्ष मुझे हुआ और मैं काफ़ी प्रसन्न भी हूँ। राई का, सरसों का जो भूसा है उसका उपयोग ईंट बनाने वाले करते हैं तो 200 से 250 रुपये प्रति कुंटल इसके भूसे के भी भाव मिल जाते हैं। जो अतिरिक्त खर्च जो आपके छोटे मोटे होते हैं वो इससे पूरे हो जाते हैं। सरसों की खेती किस तरह से लाभकारी है, इसकी जानकारी तो आपको मिल चुकी है। अब सरसों की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस किसान ने खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए सरसों की बुआई करके फसल में सिंचाई किस तरह की, इसकी जानकारी लेते हैं इसी किसान से। सरसों की खेती के बारे में मेरा अनुभव है कि इसको किसी भी प्रकार की भूमि में किया जा सकता है, कम खर्च में किया जा सकता है और इसको बोने से पहले भूमि को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। भुरभुरी मिट्टी अगर आप बना सकें तो बहुत बढ़िया है और पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। बुआई के साथ आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरी प्रति एकड़ लगभग 50 किलो और DAP 30 किलो प्रति एकड़, साथ में जिंक 1-2 किलो के हिसाब से सल्फर, जिंक भी मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लफर क्रांति करके राई की वैरायटी आई है, वो लगभग अपने 15 से 20 एकड़ के खेत में लगाई है। बीज जैसा कि आप जानते हैं किसी छायादार जगह पे रखकर और उस पर हल्का सा पानी लगा के फफूंदी नाशक मैनकोजेब है, सबसे सस्ता पड़ जाता है, वो यूज़ करें। कोई भी अच्छा कीटनाशक इस्तेमाल कर लें और इसको FIR क्रम में यूज़ करें। जब आप खेत में इसको बोने के लिए तैयारी कर लें, अगर आप मशीन से बोते हैं तो आपकी मशीन में चूँकि बड़ी फसल है, ऊंची फसल है, तो इसको गैप भी ज़्यादा चाहिए। मैंने इसको हमेशा इसी प्रकार से बोया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी कतार से कतार की रखी है और पौधे से पौधे की दूरी 9 से 10 सेंटीमीटर रखनी पड़ती है ताकि ज़्यादा घने पेड़ ना हो पाएँ। अगर ये ज़्यादा घने हो जाएंगे तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा।
अब आप इसको बोने की मशीन से जब बोते हैं, बीज ऊपर ही ऊपर बोया जाए और काफ़ी नमी में बोया जाए ताकि उग जाए। और उसको बोने के बाद 2 सिंचाई की हैं और दोनों सिंचाई में अंतराल, पहली सिंचाई जो है बिजाई के 25 से 30 दिन बाद की है, दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 30 से 35 दिन के बाद की है। दोनों ही बार 20 किलो प्रति एकड़ यूरिया डाला है, जिससे कि फसल में अच्छा बढ़ाव देखने को मिला। किसान भाइयों, सरसों की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए इस किसान ने फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए माहू कीट से होने वाले नुकसान से फसल को बचाने के लिए कीट नियंत्रण के लिए क्या किया, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। अगर चाहें तो 20 से 25 दिन में इसकी निंदाई गुड़ाई करवा दें, और अगर आप बोनी के तत्काल बाद या साथ में पेंडामेथिलिन नाम की दवाई डाल देते हैं तो 15 से 20 दिन आपको खरपतवार नियंत्रण मिल जाता है। और 15 से 20 दिन की राई होने के बाद जब आप एक पानी देते हैं और एक यूरिया 15 से 20 किलो प्रति एकड़ डालते हैं, एकमात्र इसको जो फसल को नुकसान पहुंचाता है वो है माहू कीट। और माहू कीट अगर आप चाहें, जिसमें हमने इमिडाक्लोप्राइड नामक दवा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करवाई। छिड़काव करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। अलग अलग वैरायटी अनुसार अलग अलग समय पे आती है, मगर मुख्यतः जो भी वैरायटियाँ इस समय उपलब्ध हैं वो सभी 100 से 120-25 दिन के भीतर तैयार हो जाती है। राई सरसों की कटाई लगभग हमने इस अवस्था में की है जब फली का रंग हरे से हल्का पीला होने लगा, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा देर खेत में रख दिया जाता है और ये सूख जाती है तो इसके झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और इसको कटवाकर अलग अलग ढेरियाँ बनाकर थोड़ी थोड़ी दूर पर रख दिया, और जितना हिस्से में दाना था उतना ही हिस्सा हमने इसका कटवाया है, और नीचे से इसको कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हमने इसकी ढेरियाँ बना के रखी तो उनको बड़े व्यवस्थित तरीके से रखा था ताकि इसमें हवा भी लगती रहे, अगर नमी हो तो वो भी सूख जाए। जब ये लगभग 80% सूख गई तब हमने इसमें थ्रेशर से इसकी थ्रेशिंग करवाई और बहुत अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त हुआ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। जल प्रकृति की एक ऐसी अनोखी और अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित है और उसमें से भी कई क्षेत्रों में जल काफी प्रदूषित है, जिसका सिंचाई या अन्य कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जल की जांच करवाना बेहद जरूरी है। तो आप सिंचाई जल की जांच किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता DK रुसिया। आप लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, दलहन, तिलहन, धान, सारी चीज़ों का। आजकल एक सामान्य बात हो गई है, बाजार में लोगों को डर लगता है कि हमारी सब्जी में जो तत्व होना चाहिए वो ना होकर और कहीं अन्य दूसरे तत्व तो उसमें प्रवेश नहीं कर गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पानी शामिल है। कहीं हम बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित पानी का उपयोग कर अपनी खेती में सब्जी और फसलों का उत्पादन तो नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कहीं ये पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसमें लेड की मात्रा आ जाती है, कैडमियम की मात्रा आ जाती है, जिंक होता है, मरकरी आ जाता है, तरह तरह के आयरन भी एकत्रित हो जाता है, उसमें मैंगनीज जमा हो जाता है, जिंक जो हमारे पौधे में आके प्रवेश कर जाता है। बहुत जगह आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करें, कैसे पहचानेंगे? एक तरफ साफ पानी दिखता है, दूसरी तरफ हमको गंदे पानी में तो हम 10 तरह से विचार कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा पानी
पॉल्यूटेड होगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा पानी प्रदूषित है या उस फसल के लिए अच्छा है कि नहीं है? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सिंचाई जल कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसान जल के लिए नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, पोखर, नदी नालों पर निर्भर रहते हैं। अगर फसलों में अधिक रसायन प्रयोग किया जाए तो जल स्रोतों का पानी प्रदूषित हो सकता है और कृषि के लिए यह हानिकारक होता है। इसी प्रकार पानी का खारापन सिंचाई जल की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लगातार प्रयोग से भूमि खराब हो जाती है। जल की गुणवत्ता उचित न होने पर कृषि उत्पादन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जल को उपयोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करना आवश्यक है और इसके लिए जल का सही नमूना लेना जरूरी है। अब रहा सवाल कि उसकी जांच कराने के लिए उसका नमूना लेना है। हम देखते हैं कि हम लोग मिनरल पानी बाजार से लेते हैं, वह बोतल में एक बार जरूर देख लीजिएगा ISI या ISO उसमें डला है। अगर ISI या ISO कोड है उस बोतल में, वह बोतल का प्लास्टिक अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रहे कि उस बोतल में पानी पी लेने के या उस पानी को खर्च कर लेने के बाद साफ सुथरी बोतल को, अगर तालाब बहुत गहरा है 1 मीटर की गहराई से आप और 6 फीट नीचे की गहराई से, अगर बिल्कुल नीचे जा सकते हैं वहाँ की गहराई से, और ऊपर का 4-5 तरह का एक बढ़िया सैंपल लेते चले जाएं। जल परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेना जल स्रोत पर निर्भर करता है। अगर आप नलकूप से नमूना लेते हैं तो पहले 15 मिनट तक नलकूप के पानी को बहने दें। इसके बाद साफ प्लास्टिक की बोतल जो पहले प्रयोग हो चुकी हो उसमें पानी को एकत्रित करें। इसी प्रकार बहते जल स्रोत से पानी का नमूना लेने के लिए बहते हुए पानी को बोतल में भरें। इसी प्रकार तालाबों से नमूना लेने के लिए तालाब के बीच में जाकर पानी का नमूना एकत्रित करें। कभी भी किनारे के पास का पानी जल के नमूने के लिए नहीं लेवे और एक जगह उस सैंपल को एकत्रित कर लें एक साफ सुथरी अच्छी किस्म की उसी प्रकार की बाल्टी में, और बाल्टी में डालने के बाद आप बोतल में उस पानी को भर लें तो आपका एक मिक्स आपको सैंपल तैयार हो जाएगा। आपको उसमें स्थान दर्ज करना होगा, आपको उसमें तारीख दर्ज करना होगा। पानी जब स्थिर बिल्कुल रहे 2 घंटा तक तब उसका सैंपल लेना होगा। सैंपल लेने का दिनांक आप जरूर तय करके उसमें लिख के भेजेंगे। नमूने लेने के बाद बोतल पर एक पत्रक लगाएं और उस पर जल स्रोत जैसे कुआं, तालाब, नलकूप का नाम लिखें जहां से आपने नमूना लिया है। इसी प्रकार से खेत का नाम, खसरा नंबर, कौन सी फसल लगाना है, किसान का नाम, नमूना लेने की तारीख लिखें। ये सब काम करने के बाद आप अपने नजदीकी कृषि मिट्टी एवं जल परीक्षण केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालयों में पानी की जांच करवा सकते हैं। आसपास की भौगोलिक स्थिति से भी परिचय कराना होगा कि वहाँ खदान है कि किस प्रकार की खदानें हैं, तब जाके वह सैंपल की जांच अच्छे से होगी। तब आप इसको अपने नज़दीक के जिला कृषि पदाधिकारी से मिलें, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी से मिलें या पेयजल स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी से मिलें। उसके अलावा हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी उपलब्ध है। हर जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं भी हैं। अगर वहाँ जल की क्वालिटी भी टेस्ट कर दें, अगर उनके पास संसाधन मौजूद होंगे वो भी टेस्ट कर देंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अगर ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हमारा पानी बहुत महकता है और बहुत ज़्यादा इसमें शिकायतों का डर रहता है कि शिकायत आ रही है इस पानी में, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी आप जाके इस पे अपनी बात रख सकते हैं। वे अवश्य कुछ न कुछ आपको मदद करेंगे ताकि आपका पानी अच्छा हो जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर
जिला हनुमानगढ़ में आगामी दिनों में साफ आसमान और शुष्क मौसम रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में जिले में पश्चिमी हवाओं के दौर से तीव्र लू की स्थिति दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकती है। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 15% हो सकती है। हवा की औसत गति 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसल की कटाई के बाद हरी खाद के लिए खेत में पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों को गहरी जुताई करके जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। किसान भाई फसल कटाई के बाद अगली फसल के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। खेत में यथासंभव सिगरेट, बीड़ी का प्रयोग न करें। बिना बुझाए हुए बीड़ी और सिगरेट के टुकड़ों को लापरवाही से न फेंकें। चूल्हे के ईंधन को पूरी तरह से बुझाकर फेंकें। खेत में खरपतवार उस समय जलाएं जब हवा न चल रही हो। ट्रैक्टर से निकलने वाली चिंगारी से खेत को बचाएं। खेत के आसपास पटाखों का उपयोग बिल्कुल न करें। सरसों के बीजों में औसतन नमी 12 से 20% हो तब गहाई का कार्य करें। फसल कटाई के बाद गहरी जुताई करें ताकि पिछली फसल के हानिकारक कीटों के प्यूपा, अंडे आदि नष्ट हो जाएं। भंडारण के दौरान बीज का तेल और खली की गुणवत्ता को तापमान, नमी सबसे अधिक प्रभावित करती है। यदि भंडारण के लिए 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान और 8% आर्द्रता उपलब्ध रहे तो 2 वर्ष तक भंडारण से बीज में गुणवत्ता और मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। चना की परिपक्वता अनुसार कटाई करें और उचित भंडारण की व्यवस्था करें। जौ की परिपक्वता अनुसार फसल की कटाई करें और उचित भंडारण की व्यवस्था करें। देसी कपास की बुआई का उपयुक्त समय अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक होता है। बीज की मात्रा 3 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक होता हो उन खेतों के लिए बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर छाया में रख दें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। वर्तमान मौसम में बेल वाली सब्जियों चूड़िल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना है। यदि रोग के लक्षण दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए पशुओं को छाया में रखें। पानी की उचित व्यवस्था करें। पशुओं में खुरपका, मुहपका तथा भेड़ों में फड़किया रोग के लिए टीकाकरण कराने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिमनपुरा, जिला जयपुर के कृषक बाबूलाल ने। आप पशुओं के लिए रिजका की फसल से अधिक हरा चारा लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो बाबूलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज बात करेंगे अपन जो रिंजका की फसल है, जो बहुवर्षीय चारा की फसल है, उसके बारे में। रिंजका में एक जो मुख्य समस्या है वो जो खरपतवार की है। जो अमरबेल नाम का जो खरपतवार होता है वो इसमें ज्यादा फैलता है। लुसर्न या फिर रिजका चारे वाली एक फलीदार फसल है। इसकी खेती मुख्य रूप से पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे के लिए की जाती है। इसे चारे वाली फसलों की रानी भी कहा जाता है। रिजका की फसल में समय समय पर जरूरी कार्यों को करके अधिक मात्रा में हरे चारे की पैदावार ली जा सकती है। अमरबेल की रिजके की फसल में गंभीर समस्या है। यदि समय रहते अमरबेल का नियंत्रण नहीं किया गया तो रिजके की संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। तो किसान भाई कैसे करें रिजके की फसल में अमरबेल खरपतवार का नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं। उसके लिए सबसे पहला उपाय ये है कि जब बीज आप चयन कर रहे हो तो अच्छा प्रमाणित बीज मतलब खेत में बुआई के लिए काम में लें, जिसमें
जो अमरबेल के लिए जो बीज है वो मिले हुए नहीं हो, उसको साफ करके अच्छा प्रमाणित बीज काम में ले ताकि इसका प्रभाव या प्रकोप फसल में कम हो। इसके अलावा अगर फिर भी खड़ी फसल में अगर अमरबेल इसमें फैल रही है तो उसको रोकने के लिए आपको 0.1 या 0.2% जो पैराक्वाट खरपतवारनाशी आता है उसका प्रयोग करना पड़ता है और उसका घोल बना करके और स्प्रे करना पड़ता है और इसका आराम से और आसानी से इसका नियंत्रित किया जा सकता है। सिंचाई प्रबंधन। रिश्के की फसल में सिंचाई प्रबंधन का अहम योगदान होता है, इसलिए रिश्के की फसल में हर 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, ताकि रिश्के की फसल की अच्छी पैदावार हो सके और भरपूर मात्रा में हरे चारे की प्राप्ति हो सके। सिंचाई का जहाँ तक इसका सवाल है, सिंचाई सर्दियों की ये फसल है जिसका इसका बुआई का समय लगभग मध्य नवंबर का है। 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है और उसके 55 से 60 दिन के बाद में इसकी कटाई होती है। उर्वरक जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो भी करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी बहुवर्षीय फसल है और इसके लिए नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास की 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो NPK जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है उसकी आवश्यकता होती है। और उसके लिए आपको जो कटाई की पहली कटाई है वो 50 से 55 दिन के आसपास करनी पड़ती है। रिश्के की पहली कटाई 55 से 60 दिन पर करें। उसके बाद रिश्के की कटाइयाँ लगभग 1 माह के अंतराल से करते रहें और प्रत्येक कटाई के बाद यूरिया का बुरकाव करके सिंचाई करें। ऐसा करने से रिश्के की बढ़वार शीघ्र होती है और भरपूर मात्रा में हरे चारे की प्राप्ति हो सके। रिंजिका की फसल की जो कटाइयों की बात करते हैं, पर क्योंकि ये चारा के लिए पशुओं के लिए जानवरों के लिए काम में लेते हैं तो इसका चारा है दिसंबर से लेकर के जुलाई तक प्राप्त होता है। तो जो प्रथम जो कटाई होती है इसकी चारे के लिए प्रयोग करने के लिए वो लगभग 55 से 60 दिन के आसपास पहली कटाई करनी चाहिए और उसके बाद दूसरी जो कटाइयाँ हैं वो 30 से लेकर के 35 दिन पर करनी चाहिए। और एक इस बात में इसका ध्यान रखना पड़ता है कटाई के समय कि जो मार्च के बाद की जो कटाइयाँ हैं वो 10% फूल आने के बाद में इसकी करें ताकि इसका अच्छा चारा और वो मिल सकता है। इस प्रकार ये जो अपना रिंजिका की जो फसल है इससे 7 से लेकर के 9 तक किसान आराम से कटाई ले सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।